प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार। इस चैप्टर के अंदर अपन ने भारतीय व्यवस्थापिका के गठन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। फिर अगला टॉपिक अपन कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियां, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। और आज अपन पढ़ेंगे सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। दो अंगों के बारे में पहले पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ेंगे सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, इसका क्या कार्य है? यानी सरकार का जो पहला अंग व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका संवैधानिकता की जांच करने का काम प्लस विवादों का निपटारा करने का कार्य करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। तो आज न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दर्ज है। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में दर्ज है। अब इसमें देखो, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन देखो, सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है। सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीसरा और महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की शीर्ष अदालत है। शीर्ष अदालत का मतलब है, जैसे भारत के अंदर जो न्यायपालिका एक पिरामिड की तरह है। जैसे जिला लेवल पे जिला अदालतें, राज्य में उच्च न्यायालय और केंद्र में उच्चतम न्यायालय। तो सबसे ऊपरी जो अदालत है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम अपीलीय अदालत है, यानी इस अदालत की सुनवाई करने के बाद में जो निर्णय होता है उसकी याचिका किसी आगे अदालत में स्वीकार नहीं की जाती, यानी ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है, शीर्ष अदालत है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य में देखो, संविधान के रक्षक के रूप में यह कार्य करता है, यानी संविधान की रक्षा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास में एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस शक्ति के तहत संवैधानिकता की जांच की जाती है, यानी जो भी कार्य, जो भी नियम नीतियों का निर्माण वैधानिक प्रक्रिया से हटकर के जो किया जाता है, तो ऐसे नियम नीतियों को व्यवहार में लागू नहीं होने देते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य हो गया संविधान की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान में दर्ज है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद, यानी भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, अब ये तो न्यायपालिका क्या है, कब इसकी स्थापना, उनकी कौन से अनुच्छेद में इनके उपबंध दर्ज है। अब सर्वोच्च न्यायालय का स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को निर्धारित किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति ही निश्चित तय करेंगे कि भाई कहां होना चाहिए। वर्तमान में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में है, यानी तिलक रोड पर स्थित है। नई दिल्ली के तिलक रोड पर स्थित है, जो करीबन 22 एकड़ भूमि पर स्थित है, और इनकी जो आकृति है वो एक तराजू की तरह है। न्यायाधीशों की संख्या, अब देखो न्यायाधीश कितने होंगे सर्वोच्च न्यायालय में, इनकी संख्या निश्चित संसद को करने का अधिकार है, यानी संसद तय करती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को देखते हुए इनके सदस्यों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन हुआ है। संविधान, मूल भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की थी। फिर इसमें धीरे धीरे जो वर्कलोड बढ़ा, काम बढ़ा, विवाद जो मुकदमे वगैरह ज्यादा है, काम बोझ बढ़ने की वजह से इसमें सदस्यों की संख्या में क्या बढ़ोतरी की गई। तो इसमें देखो, मूल भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और
7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कितने? 7 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब देखो 1960 में 8 से बढ़कर के 11 हो गए थे, फिर 1968 में 14 हो गए थे, 1978 में 18 संख्या हो गई थी, 86 के अंदर 26 और 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य सहयोगी न्यायाधीश के साथ इनके सदस्यों की संख्या 31 कर दी गई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश है। अब देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किस प्रक्रिया से होती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों पर परामर्श ले सकता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना उचित समझे तो ले सकता है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहले जो पद्धति चल रही थी कोलेजियम पद्धति। अब इसकी कोलेजियम पद्धति का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे। तो पहले इस पद्धति से होता है, अब इसकी जगह एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर प्रणाली लागू की जा रही है। यानी ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, वो क्या करेगा? कोलेजियम पद्धति से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें कुछ सुधार, इनका सहयोग करने के लिए कार्य करेंगे। इसमें सरकार के कुछ प्रवक्ता भी शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या है कि 1993 से कोलेजियम पद्धति चल रही थी। संविधान का 99वां संविधान संशोधन 2014 में एक संशोधन किया था। इस कोलेजियम पद्धति की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग एक नियम बनाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को अवैधानिक करार दिया। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत अवैधानिक करार दिया, यानी नियुक्ति से संबंधित जो नई प्रक्रिया थी वो लागू नहीं होने दी। इसमें क्या था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्यों का एक पैनल था। उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक कानून मंत्री और 2 जो प्रख्यात वरिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको शामिल किया जाता था और एक मंत्री परिषद का प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं। तो ऐसे करके 6 सदस्यों का एक पैनल था, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि इस कोलेजियम पद्धति में भाई भतीजावाद ये ज्यादा होता था। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम पद्धति में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और इनके 4 जो अन्य सहयोगी न्यायाधीश है ना, वो एक पैनल सूची तैयार करते हैं। पैनल सूची में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता और शर्तों की पूर्ति करने वाले सदस्यों के नाम होते हैं और उस पैनल सूची में वो राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति उन सूची में से न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो भाई भतीजावाद कैसे होता था? अभी इसमें क्या है, न्यायाधीश क्या करते थे, जैसे ऐसी पैनल सूची में अपने जो रिश्तेदार है, भाई भतीजा सगे संबंधी होते हैं, उनका उस सूची में नाम डाल देते, फिर राष्ट्रपति एक औपचारिकता निभा देते। तो इस भाई भतीजावाद को रोकने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था। 99वां संविधान संशोधन करके 2014 में, यानी 13 दिसंबर 2015 को ये लागू हो गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को अवैधानिक करार दे दिया था। 13 अगस्त 2014 को लोकसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था, 14 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया था और उसके बाद में भारत के अलग अलग राज्यों से करीबन 16 राज्यों ने भी इस जो न्यायिक नियुक्ति आयोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान था उनको प्रस्ताव पारित करके भेजा था। फिर राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई थी और 13 दिसंबर 2015 को ये लागू किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैधानिक करार दे दिया था। अब इसकी जगह नया जो है कोलेजियम पद्धति थी, अब इसकी जगह नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें देखो, पहले कोलेजियम व्यवस्था की जाती थी जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति उस पैनल सूची में से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो हो गई न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। अब देखो अगला है न्यायाधीशों की योग्यता, यानी न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता जरूरी है। योग्यता में देखो, न्यायाधीशों की योग्यता में देखो, पहली बात तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक, कितने साल, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए।
या फिर किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में कार्य किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का मतलब होता है अच्छा जानकार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकाल इनका साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 65 साल का होता है, यानी 65 साल जब तक उसकी आयु नहीं होती तो वो पद पर रह सकता है। इससे पहले स्वैच्छिक त्यागपत्र दे सकता है, या सिद्ध कदाचार या दोषारोपण उनके ऊपर साबित हो जाता है तो उनको इस अवधि से पहले पद से हटाया जाता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा इन न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है, न्यायाधीश को कार्यकाल से पूर्व कैसे हटाया जाता है। धन्यवाद।